Hello friends, welcome to the channel Simplifying Biotechnology. Topic for today is restriction endonuclease, commonly known as the restriction enzymes. So these restriction enzymes plays a very significant role in case of your recombinant DNA technology, and this is dependent on the fact that they are able to digest your DNA fragment in a very precise as well as the reproducible manner. In initial days, the scientists discovered that some strains of bacteria are resistant to bacteriophage infection. ओके उन्होंने उसमें देखा कि कुछ ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं जिसके अंदर जब बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए इंसर्ट करता है तब उसका डीएनए इज ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स एंड दे gave the phenomenon as the name of host controlled restriction because यहाँ पे आपका host that is bacterial cell is digesting the incoming DNA fragment resulting into formation of different fragments before the replication of the viral DNA. अब यहाँ पे उन्होंने ये तो डिस्कवर कर दिया कि जो बैक्टीरिया है वो फॉरेन डीएनए को डीनेचर या डिग्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो जनरेट हो वो ये था कि बैक्टीरिया अपने डीएनए को कैसे प्रिवेंट कर रहा है सेम फिनोमिनन से या सेम प्रोसीजर से, वो अपने डीएनए को कैसे प्रोटेक्ट करता है कि उसका डीएनए डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लेकिन जो इनकमिंग फॉरेन डीएनए वो डाइजेस्ट हो रहा है. तो उसका आंसर था कि जो बैक्टीरिया है वो अपने स्पेसिफिक साइट्स पे मिथाइलेशन करता है, डेट इज वो मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता है उन पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट्स पे जिसको रिकॉग्नाइज करेगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो द बैक्टीरिया इज प्रोटेक्टिंग इट्स डीएनए एज अ रिजल्ट ऑफ मिथाइलेशन ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. और जो फॉरेन डीएनए वहाँ पे ऐसा मिथाइलेशन का कुछ कंसेप्ट नहीं होता, इस वजह से जितना भी फॉरेन डीएनए और इनकमिंग डीएनए है उसको डाइजेस्ट कर देता था आपका बैक्टीरिया. अब ये जो फिर थोड़े फर्दर रिसर्च के बाद पता लगा कि ये जो डिग्रेडेटिव एक्टिविटी शो हो रही है इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम गोज टू थ्री साइंटिस्ट, दैट इज नाथन्स, आर्बर एंड स्मिथ, एंड बिकॉज ऑफ देयर वर्क they were awarded the Nobel Prize in 1978. Okay, so after the discovery of these restriction enzymes, currently a large number of restriction enzymes have been isolated from different bacterial species. Now coming to the nomenclature of your restriction enzyme, I have explained it with the help of hint 3. So first letter tells about the genus of the bacterial species, next two letters tell about the species, then the strain of that particular bacterial species, and then the number of restriction enzyme that is isolated from the same bacteria. For example, hint 3, it refers that it is the third restriction enzyme which is isolated from the D strain of Haemophilus influenza bacteria. Okay, so Haemophilus influenza bacteria का जो डी टाइप स्ट्रेन है उससे जो थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ है दैट इज योर हिंट 3 विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ योर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन रिएक्शंस. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ऑन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू आइदर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. The type 1 restriction enzymes identifies a particular recognition sequence and digest it around 1000 base pair either upstream or downstream from that recognition sequence. यानी कि जो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अराउंड 1000 बेस पेयर दूर कट देगा अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस से, वेयर एज द टाइप 3 एंजाइम परफॉर्म्स द सिमिलर थिंग बट जो डिस्टेंस है दैट इज रिड्यूस्ड टू अराउंड 25 बेस पेयर. अब जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो उसके 25 बेस पेयर आइदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कट देगा. लेकिन जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एंड दिस कैटेगरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड इन केस ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या होता है, इट डाइजेस्ट विद इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, or you can say the restriction site of the restriction site of your restriction enzyme lies within this particular recognition sequence. यानी कि बैक्टीरिया का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बीच में ही अपना डाइजेशन देगा। इस वजह से हमारा जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। Now coming to the definition of one unit enzyme, it is defined as the quantity of enzyme which is able to digest 1 microgram of DNA in 1 hour. तो अगर जैसे हमारे पास जो डिफरेंट वायर्स आते हैं एंजाइम्स की, उस पर कंसनट्रेशन मैंशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई 5 यूनिट पर माइक्रोलीटर कंसनट्रेशन मैंशनड है वायल के ऊपर और हमें इसका 1 यूनिट यूज़ करना है, तो हमें हमारे पास कितनी वॉल्यूम यूज़ करनी पड़ेगी इस वाइल से कि उसमें 1 यूनिट कंसंट्रेशन अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम करेंगे चेक। जैसे ये है कि आपका 5 यूनिट्स आर अवेलेबल इन 1 माइक्रोलीटर, तो 1 यूनिट विल बी अवेलेबल इन 1/5 दैट इज अराउंड 0.2 माइक्रोलीटर। ओके, तो अगर आप 0.2 माइक्रोलीटर वॉल्यूम यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर वाइल से, तो उस 0.2 माइक्रोलीटर में आपका 1 यूनिट एंजाइम अवेलेबल है। और 1 यूनिट वो क्वांटिटी होती है एंजाइम की जो कि 1 माइक्रोग्राम डीएनए को 1 आवर में डाइजेस्ट करेगी। तो अगर हम डाइजेशन के लिए 2 माइक्रोग्राम डीएनए ले रहे हैं तो हमें 2 यूनिट एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा, और 2 यूनिट आपका होगा 0.2 इंटू 2 डेट इज़ 0.4 माइक्रोलीटर वॉल्यूम आपको यूज़ करना पड़ेगा टू टेक 2 यूनिट एंजाइम फॉर योर डाइजेशन। तो जितना भी आप रिएक्शन मिक्सचर बनाएंगे उसमें आपको 0.2 माइक्रोलीटर यूज़ करना है अगर आपको 1 यूनिट कंसंट्रेशन यूज़ करनी है, और अगर आपको 2 यूनिट कंसंट्रेशन यूज़ करनी है तो आपको 0.4 माइक्रोलीटर यूज़ करना पड़ेगा फॉर द डाइजेशन ऑफ योर डीएनए फ्रैगमेंट। एंड नेक्स्ट थिंग इज there's a formula which is used to identify or find out the number of restriction sites or the recognition sequence of the restriction enzyme that is present within a DNA fragment। मतलब आपके DNA फ्रैगमेंट में जो भी आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हो वो कितने बेस पेयर के बाद कट देगा, वो हमें इस फॉर्मूला से पता लगता है, डेट इज़ 4n, और n यहाँ पे होता है लेंथ ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यानी कि जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कितने बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसकी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी 4 बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 4 एंड इट विल कम अराउंड 256 न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर आपका कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस लेते हैं, जैसे यहाँ पे है ये 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा राउंड अबाउट 4096 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अगर आप 4 बेस पेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने डीएनए फ्रैगमेंट को डाइजेस्ट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि इट विल मेक अ कट आफ्टर 256 न्यूक्लियोटाइड। और अगर आप 6 बेस पेयर को रिकॉग्निशन सीक्वेंस का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो एक्सपेक्टेड ये है कि वो अराउंड 4096 और 4100 बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स के बाद आपका कट देगा डीएनए फ्रैगमेंट को। तो ये तो एक बात हुई कि कितने बेस पेयर के बाद आपका एंजाइम कट देगा। इसके ऑल्टरनेट के बारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो एक पर्टिकुलर लेंथ का डीएनए फ्रैगमेंट आपके पास है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप उसको 6 बेस पेयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे तब उस कितने फ्रैगमेंट में वो डिवाइड होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है कि आपके पास एक 10 kb का डीएनए फ्रैगमेंट है और उसे आप 6 बेस पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे तो आपके पास कितने फ्रैगमेंट्स जनरेट होंगे। तो आपके पास टोटल फ्रैगमेंट लेंथ आ गया 10 kb डेट इज़ 10,000 बेस पे, उसको आप डिवाइड कर देंगे अब 4096, क्योंकि वहाँ पे है कि आप 6 बेस पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं और वो अराउंड इतने न्यूक्लियोटाइड के बाद कट देगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपके पास यह आ जाएगा कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स दैट विल बी जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजिंग अ 6 बेस पेयर सीक्वेंस। ओके, तो इस तरह से आपको एक तो पता लग गया इस फॉर्मूला से कि कितने बेस पेयर के बाद आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट देगा। और अगर आपको इस पे ऑल्टरनेट क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट है एक पर्टिकुलर लेंथ का, वो कितने फ्रैगमेंट में आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को
कितने सेपरेट फ्रैगमेंट्स में कट करेगा, तो वो आपका इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा भूल गया टाइप 2 के हिसाब से, जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दे रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस विच इज़ नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होती है जो आपकी, अगर आप दोनों स्टैंड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करूँगा और यहाँ से भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करूँगा, तो जो मेरा सीक्वेंस रहेगा डैट विल बी GAATTC, इधर से भी GAATTC। तो इस तरह की सीक्वेंस जो अपोजिट स्टैंड्स में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने पे सेम रीड करती हैं, उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनकी एक प्रॉपर्टी क्या थी, दैट दे हैव अ रिस्ट्रिक्शन साइट विद इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और सेकेंडली उनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होती हैं दोज आर योर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लंट एंड वर्सेस द स्टिकी एंड्स। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे होते हैं विच मेक और कट योर डीएनए फ्रैगमेंट, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट एट एग्जैक्टली सेम पोजीशन। They result in the formation of your blunt ends, or you can say flush ends. In case of other restriction enzymes, they digest your double-stranded DNA fragment at different sites, resulting in the formation of overhang at either end. ठीक है, तो इस तरह के जो ends generate होंगे उनको हम बोलते हैं sticky ends और cohesive ends। और जो वहाँ दोनों आपके जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेम पोजीशन पे आ जाएगा, कट होगा, वो होगा आपका ब्लंट एंड्स। ओके। अब जैसे यहाँ पे एक ब्लंट एंड कटर का एग्जांपल है ALU1, और यहाँ पे एक स्टिकी एंड कटर का एग्जांपल है EcoR1। अब आपने देख रहे हैं यहाँ पे दो तरीके के फ्रैगमेंट है, एक ये ब्लंट एंड है यानी कि दोनों सेम पोजीशन पे एंड है, यहाँ पे ये स्टिकी एंड है जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंड पे आपको ओवरहैंग मिल रहा है। अब जो डीएनए लाइगेज है विच सील्स द गैप बिटवीन टू डीएनए फ्रैगमेंट या दो डीएनए फ्रैगमेंट के बीच में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्म करता है, वो स्टिकी एंड्स पे मोर एफिशिएंटली वर्क करता है इन कंपैरिजन टू द ब्लंट एंड्स। अगर आपके पास ब्लंट एंड आते हैं तो इस तरह के दो फ्रैगमेंट को जोड़ना डीएनए लाइगेज के लिए टफ होता है इन कंपैरिजन टू दिस स्टिकी एंड्स, जहाँ पे आपको ओवरहैंग मिलते हैं ऑन ईच ऑफ द स्ट्रैंड। ओके। अब वो इसलिए है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस देखेंगे तो जितनी देर में डीएनए लाइगेज इनके बीच में डेट इज हेयर और ए और जी के बीच में यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा, उतनी देर में ये जो ओवरहैंग है सीक्वेंसेस, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन द बेसिस ऑन ईदर स्ट्रैंड, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। अब ये क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं और डीएनए लाइगेज को सिर्फ इस पोजीशन और इस पोजीशन पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करना है फॉर द सीलिंग अप ऑफ द गैप्स। इसके कंपैरिजन में अगर आप ब्लंट एंड देखते हैं तो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखना उतनी देर के लिए टफ है फॉर योर डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज जितनी देर में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ के बीच, उतनी देर के लिए इन दोनों फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ के रखना इज डिफिकल्ट फॉर योर डीएनए लाइगेज। तो ये चांस ऑब्जर्वेशन होती है, ये चांस होता है कि ये दोनों फ्रैगमेंट कितनी देर तक आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तभी आपका डीएनए लाइगेज वर्क कर पाएगा। जबकि इस केस में जितनी देर तक डीएनए लाइगेज वर्क नहीं करता, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े रहेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड टी बेस पेयर्स। ओके। तो जब ये दोनों आप स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ गए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपके डीएनए लाइगेज को सिर्फ इन पोजीशंस पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करना है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि डीएनए लाइगेज इज मोर एफिशिएंट इन ज्वाइनिंग टू स्टिकी एंड्स इन कंपैरिजन टू द ब्लंट एंड्स। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली हमारा ट्राई यही रहता है कि हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करें जो कि स्टिकी एंड्स जनरेट करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन रादर देन यूजिंग अ ब्लंट एंड कटर। उस केस में हमें क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट आवर ब्लंट एंड इनटू द स्टिकी एंड्स। वो इस वजह से जो कि आपने यहाँ पे रीड किया कि योर डीएनए लाइगेज इज मोर एफिशिएंट व्हाइल ज्वाइनिंग द टू स्टिकी एंड्स। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स with which we can convert our blunt end into the sticky ends. So first method is the use of linker. Linker are basically the short stretch of double-stranded DNA fragment carrying a restriction enzyme site within its sequence. तो ये double-stranded DNA fragment है जिसके बीच में एक BAM H1
जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल शो किया है, ये रेड कलर पोर्शन इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर योर बैम H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ऐसा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट जिसके बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं लिंकर। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, हम लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ लिंकर मॉलिक्यूल यूज करते हैं टू ज्वाइन टू आवर ब्लंट एंड मॉलिक्यूल। तो डीएनए लाइगेज की प्रेजेंस में क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्योंकि आपके पास लार्ज कंसंट्रेशन या लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है आपके लिंकर मॉलिक्यूल का, तो उनका चांस ज़्यादा है कि वो आपके टारगेट ब्लड एंड मॉलिक्यूल के पास आएंगे और डीएनए लाइगेज आपको फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करके एक इस तरह का कंपोनेंट तैयार कर देगा। नेक्स्ट क्या हुआ, आपने स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसकी साइट लिंकर के अंदर अवेलेबल है उससे रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे स्टिकी एंड्स जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि इन केस अगर आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट आपके जो टारगेट जीन है जिसको आपने क्लोन करना है उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को भी तोड़ देगा। अभी आपके पास यहाँ पे जो टूट के फ्रैगमेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसके बीच में भी कट दे दिया और अब आपका जो टारगेट जीन था जिसको आपने क्लोन करना था एक पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर, वो जीन ही डिसरप्ट होगी। अगर ऐसा होता है तो जो आपका पूरा कंसेप्ट है जीन क्लोनिंग का वो यहीं पे फेल कर जाता है। इसके ऑल्टरनेट जो नेक्स्ट अप्रोच है वो है अडेप्टर्स, यूज ऑफ अडेप्टर्स। अब अडेप्टर के केस में क्या हुआ, दीज आर द प्री ट्रीटेड फ्रैगमेंट्स, इसको पहले ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया जाता है प्रायर टू ज्वाइनिंग टू योर टारगेट सीक्वेंस। यहाँ पे टारगेट सीक्वेंस पे ज्वाइन करने के बाद आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे अडेप्टर को दीज आर प्री ट्रीटेड, यहाँ पे इसको पहले ही ट्रीट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ वन स्टिकी एंड। एक एंड पे आपका स्टिकी एंड जनरेट हो गया। अब इस तरह के मॉलिक्यूल को आप यूज करते हो टू बाइंड टू योर टारगेट ब्लड एंडेड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इस तरह के अडेप्टर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं सो दे कैन पेयर विद ईच अदर टू फॉर्म अ डाइमर। तो यहाँ पे एक डाइमर बना लेगा, बल्कि ये एक अडेप्टर है, सेकंड अडेप्टर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होकर इस तरह का एक डाइमर फॉर्म कर सकता है, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अगेन योर ब्लंट एंडेड मॉलिक्यूल, जहाँ पे किसी भी पोजीशन पे आपको ओवरहैंग नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो डाइमराइजेशन होती है इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया कि जो 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप था ऑन द ओवरहैंग और स्टिकी एंड, उसको केमिकली मॉडिफाई किया जाता है और रिमूव किया जाता है। और अब आपको पता है कि जो डीएनए लाइगेज दो स्ट्रैंड्स को जोड़ता है, इट फॉर्म्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 5 प्राइम फॉस्फेट एंड द 3 प्राइम OH पोजीशन। अब यहाँ पे क्या है कि जिस साइड पे ब्लंट एंड है वहाँ पे आप मॉडिफाई नहीं करते, आप सिर्फ मॉडिफाई करते हो, रिमूव करते हो फॉस्फेट को फ्रॉम द स्टिकी एंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका OH आ गया। अब जो दो आपके अडेप्टर मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, यानी कि उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, बिकॉज अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है और आपका ब्लंट एंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, वो इन ब्लंट एंडेड पोर्शन से आपके फ्रैगमेंट के साथ बनाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे आपका इस पोजीशन पे जो कि केमिकली मॉडिफाइड था वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, आपको इस मॉडिफाइड ग्रुप को वापस से फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है ताकि आपका फ्रैगमेंट आपके टारगेट वेक्टर के साथ अटैच हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए वी यूज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। दिस एंजाइम एड्स फॉस्फेट ग्रुप एट द 5 प्राइम पोजीशन। अभी क्या करेगा कि जो हमारा मॉडिफाइड ग्रुप था इसकी जगह फॉस्फेट की एडिशन करेगा। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप और ये अपने टारगेट वेक्टर के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा बिटवीन द 5 प्राइम फॉस्फेट एंड द 3 प्राइम OH पोजीशन। ओके, सो ये था पूरा सारा कंसेप्ट अडेप्टर का कि अडेप्टर में क्या होता है, एक ओवरहैंग होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी कि वो खुद में एक डाइमर फॉर्म कर सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने स्टिकी एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप था उसको रिमूव किया। उसको रिमूव करने के बाद जब आपका ये अडेप्टर बाइंड करेगा टारगेट सीक्वेंसेस पे, उसके बाद हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज से ट्रीट करेंगे, रिजल्टिंग इनटू द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप एट द 5 प्राइम पोजीशन। अब ये जो आपका स्टिकी एंड मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है ये आप अपने वेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्टिकी एंड जनरेट है, आपके वेक्टर मॉलिक्यूल में स्टिकी एंड है, तो स्टिकी एंड को आपका डीएनए लाइगेज मोर एफिशिएंटली ज्वाइन कर देता है। अब लिंकर और अडेप्टर के बाद
जो थर्ड मेथड है दैट इज द होमोपोलीमर टेलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आप टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम और यू कैन से टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज, कॉमनली हम उसको टर्मिनल ट्रांसफरेज ही बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है एट द 3' OH पोजीशन। ओके, तो अगर जैसे हमने वेक्टर मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम को पोली जी दिया है, तो वो यहाँ पे जैसे जीटीपी ऐड करेंगे तो यहाँ पे पोली जी टेल बनाएगा। उसी तरह हमने अपने टारगेट सीक्वेंस पे और यू कैन से योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें हमने पोली सी की टेल बनाई है बाय द एडिशन ऑफ सीटीपी। तो यहाँ पे आपने साइटोसिन की एडिशन की, यहाँ पे ग्वानिन की और जो टर्मिनल ट्रांसफरेज है उसने यहाँ पे पोली जी का चेन बनाया और यहाँ पे पोली सी का चेन बनाया। अब यहाँ पे एक बार आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या शो किया है कि जो होमोपोलीमर टेलिंग है या जो टर्मिनल ट्रांसफरेज आपका न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है, वो कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है उसको नंबर को जज करना टफ है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ शो किया, जैसे जी में उसने 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, सी में उसने 6 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए। अब यहाँ पे आपस में ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेरिटी बिटवीन सी एंड जी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो बैलेंस रह गया या जो गैप्स रह गए, इसको फिल करता है आपका क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट। इट इज़ बेसिकली योर मॉडिफाइड डीएनए पॉलीमरेज दैट इज हैविंग योर पॉलीमरेज एक्टिविटी बट नो न्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक, तो क्लीनो फ्रैगमेंट क्या है, मॉडिफाइड डीएनए पॉलीमरेज है जिसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है लेकिन कोई भी न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेगा क्लीनो फ्रैगमेंट, जो गैप्स थे उनको फिल करेगा बाय द एडिशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, और लास्ट में जो डीएनए लाइगेज है वो यहाँ पे जो गैप्स यहाँ पे जो आपके डिसकंटिन्यूज है इनको कंप्लीट करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 5' फॉस्फेट एंड द 3' OH ग्रुप। ओके, सो ये 3 मेथड है जो कि कन्वर्ट करते हैं ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में। फर्स्ट इज यूज ऑफ लिंकर, सेकंड इज यूज ऑफ अडेप्टर एंड द थर्ड वन इज द यूज ऑफ होमोपोलीमर टेलिंग। सो दिस कंप्लीट our detail about the restriction endonucleases. Thank you.